अच्छा चर्चा आज के इस सभा के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत रनौट, और अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री के एल शाह जी, गुरु रविदास सभा चंबा के अध्यक्ष श्री जितेश्वर सूर्य जी, अन्य उपस्थित महानुभाव, आज हम आपके बीच चंबा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हमारी पिछली बैठक चंबा में हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अगली बैठक जो है आप लोगों के बीच में जाके की जाए। भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और जो इस बार अधिक वर्षा प्रकोप रहा, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारे वृक्ष गिरे हैं, उस विषय को लेकर हम आपके बीच में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार से इन समस्याओं से बचा जाए। और दूसरी बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं, जैसे बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं, उनके निदान के लिए आज हम आपके बीच पधारे हैं। और आप लोगों से मिलके हमें जो है वो आज ये प्रसन्नता हो रही है कि आप इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो पाए। तो इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम आरंभ करूंगा और अध्यक्ष महोदय की इजाज़त चाहूँगा। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री के एल शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। श्री के एल शाह जी। इस सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार जी, जो इस पंचायत के उप प्रधान भी हैं, ये जो बैठक हमने रखी है वो आपके गांव से यहाँ पे डोगरू जी हैं जो फिटर हैं, उन्होंने अनुरोध किया था कि एक बैठक जो है हमारे इस गांव में रखी जाए। तो ये हमारा ये ख्याल था कि काफ़ी लोग इस बैठक में आएंगे और हम अपनी बात रखेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से उतने लोग नहीं आ सके जितनी हमें उम्मीद थी। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हैं, आप अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप हमारी बात सुनेंगे, अपनी बात हमें सुनाएंगे, उसकी आगे फिर चर्चा होगी, उस चर्चा को कोई फ़ायदा होगा तो अच्छी बात होगी। मैं आप सबका इस बैठक में आने का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये जो हमने फ़ोटो रखी है, मैं इनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की तस्वीर है, आप सब जानते होंगे। मैं सबसे पहले इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो भारतवर्ष का संविधान नहीं लिखा जाता। संविधान नहीं लिखा जाता तो हम सब बराबर ना होते। हम सब को जो इतने अधिकार मिले हैं, बराबरी के, काम करने के, जायदाद इकट्ठी करने के, कितने सारे जो तरक्की करने के लिए जो अधिकार होने चाहिए, हमें सब प्राप्त है। और दूसरी बात ये है, पिछड़ों के लिए जो इन्होंने काम किया वो सारी दुनिया में इतना काम कोई नहीं कर सका जो ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया। मैं इस बारे में सिर्फ अपनी मिसाल ही आपके सामने रखना चाहूँगा। 1952 में मैंने चंबा उन दिनों हाई स्कूल होता था, मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद मैं जलंधर चला गया पढ़ने के लिए। तो मैं भी एक गरीब परिवार से था। मैं वहाँ गया तो जब मुझे पता लगा कि अभी वहाँ की तो फीस बड़ी भारी है, कॉलेज की फ़ीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। फिर हॉस्टल के खर्चे थे, खाने खूने के,
वो सारे खर्चे दे के मैं घबरा गया। मेरे पिताजी जो थे वो एक गरीब आदमी थे, एक पेशावर थे, पेशे का काम करते थे वो। तो वो उन्होंने सोचा था कि थोड़े पैसे में इसकी पढ़ाई हो जाएगी। मैं फिर डरा, मैं सोचने लगा मैं अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखूँगा। और मैं ये कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं वापस जाने वाला ही था। तो मुझे पंजाब के किसी एक मुझे साथी ने बताया कि आप उदास क्यों हैं। मैंने कहा जी मैं ये इतना जो कॉलेज का खर्चा है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं चला जाऊँ। मेरे जो पिताजी हैं वो इतना खर्च नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए वजीफे का प्रावधान किया हुआ है। वो मैं बात सुन के बहुत खुश हुआ है। और उस वजीफे की मदद से मैंने 4 साल जलंधर में पढ़ाई की, मैंने बीएससी की और बीएससी करने के बाद मैं चंबा लौटा। तो अगर ये ना होते तो हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाते, रोज़गार से वंचित हो जाते। अब ये रिजर्वेशन का जो प्रावधान इन्होंने किया हमारी जातियों के लिए, वो इनका ही किया हुआ है। तो हमें कितने हमारे लोग जो हैं वो नौकरी में आए। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा मैंने की, ज़रूरी था ये बताया आपको कि ये इनकी वजह से मैं भी एक अधिकारी बना। मैं फिर वीडियो बना, फिर मैं एसडी बना, मैं जॉइंट कमिश्नर रहा। तो सारी मेहरबानी इनकी है, मैं इनको नमन, मैं फिर इनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बात, आज के 2 मुद्दे हैं जो आपके बीच हमने रखने हैं। पहला मुद्दा जो है वो वनों पे है। आप सब जानते हैं कि गांव के लोग के शहर के लोग भी वनों पे कितने आधारित हैं, कितनी हमारी ज़रूरतें हैं जो वनों से हम पूरी करते हैं। लेकिन साथियों, लेकिन भाइयों, ये बात सोचो, इतनी अभी पीछे जो बारिशें हुई, इन बारिशों में जब सड़कें टूटी तो कितना हाहाकार हुआ। जब बिजली की लाइनें टूट गई, बिजली नहीं आई, कितना हाहाकार हुआ। और जब पानी की सप्लाई बंद हो गई तो कितना हाहाकार हुआ। आप लोगों ने हाहाकार मचाया और जो महकमे थे वो एकदम अलर्ट हो गए और वो आए, उन्होंने वो ठीक ठाक करने के लिए वो चालू कर दी, बिजली की लाइनें चालू हो गई, पानी की लाइनें चालू हुई। सड़कों का काम अभी भी जारी है, सड़कों में गाड़ी चलनी शुरू होगी। लेकिन क्या के बारे में हमारे दिल में दुख पैदा हुआ कि हमारे इतने दरख्त हैं वो गिर गए हैं। और उनमें ऐसे दरख्त थे जो बहुत कीमती थे, कुछ 100 साल का था, कोई 150 साल का था। और उसमें फिर ऐसे दरख्त भी थे जो 5-5, 6-6 साल के थे, अभी बड़े हुए थे। जब बड़ा पेड़ गिरा तो छोटे पेड़ भी उससे वो गिर बर्बाद हो गए। सफाई करने के लिए फॉरेस्ट महकमा कहता है कि हम 30 साल पीछे चले गए हैं। जो 30 साल की कमाई थी वो सारी की सारी बर्बाद होगी। लेकिन क्या हम में से किसी ने चिंता की है? जंगलों को क्या हमने ऐसे समझा हुआ? कुछ भी नहीं है भाइयों। ये जंगल हमारे बाल बच्चों की तरह है, ये इंसान है। ये अगर इनकी हम इस तरह अनदेखी करेंगे, हमारे में संवेदनशीलता नहीं होगी, तो वो दिन आएगा जब हमें ना तो अच्छी हवा मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना हमारे खेतों में कोई अनाज होगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। चंबा के लोगों में अभी तक ये संवेदनशीलता नहीं है ये जंगलों के बारे में। तो ये जो हमने मीटिंग रखी है, ये हमने हमारी जो एक संस्था है अनुसूचित जाति कल्याण समिति चंबा, वो सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही काम नहीं कर रही है, वो सारे चंबा के लिए काम कर रही है। आप जो हमने वनों का ये मसला उठाया है तो सबके साथ है ये, सभी जितने भी लोग, जितनी जाति हैं उन सब के साथ है ये। तो ये हमारी पहली संस्था है जिसने ये बीड़ा उठाया है कि हम गांव-गांव में जाके जागृति पैदा करेंगे वनों के बारे में, आपके दिलों में प्यार पैदा करेंगे। अगर जब आपके दिलों में वनों के बारे में प्यार होगा तभी ये वन जो है संरक्षित हो सकेंगे, तभी इनकी हिफाजत होगी। मुझे दुख हुआ, मुझे बड़ा भारी दुख हुआ, मेरी संस्था के लोगों को दुख हुआ, सब चले आए यहाँ पे आपको ये बताने के लिए, ठीक है ना। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपनी सोच को बदलिए, वनों के बारे में अपनी सोच को बदलिए और इनको बचाने का काम कीजिए। और जब हम वनों की बात करते हैं तो वनों में जो वन्य प्राणी हैं वो भी हमारे पर आश्रित हैं। वो उनको हम क्यों मारते हैं? उनको नहीं मारना चाहिए, हमारे पर आश्रित है ना, तो उनको भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो एक
हमारा जो एक विचार है वनों के बारे में, उस विचारधारा को हमने बदलना है और हमने संवेदनशील होना है वनों के बारे में। उनके प्रति हमारे दिलों में प्यार पैदा हो, ये हमने प्यार उनके बारे में पैदा करना है। ये हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। ये और वनों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, वो DFO साहब ने, वो जो ACF है यहाँ के गुलेरिया जी, उनके पास DFO चार्ज है, उन्होंने आना था, पर कोई इलेक्शन ड्यूटी में कोई आए हुए हैं। ऊपर कोई आपका रेस्ट हाउस है, वो वहाँ चले गए, उन्होंने कहीं ठहरना होगा तो ऊपर चले गए, उनको ले गए। तो अभी उनको ये भी ऑर्डर्स हैं कि इलेक्शन ड्यूटी से कोई आता है उनको एकदम अटेंड करो, तो उनको अटेंड करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। तो उन्होंने बताना था ये कि वनों के क्या फ़ायदे हैं। वनों के फ़ायदे आप जानते हैं, गांव वाले जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये ऑक्सीजन देते हैं। ये ऑक्सीजन के बगैर ना तो इंसान जिंदा रह सकता है, ना पशु रह सकते हैं, ना इवन ये हमारे जो प्लांट्स फ्रूट्स एंड जड़ी बूटी हैं, ये फसलें हमारी, ये भी ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। ये वनों से हमें लकड़ी मिलती है, वनों से हमें जानवरों के लिए चारा मिलता है। वन हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। ये वन होते हैं तो बारिशें होती हैं, बारिशें होती हैं तो हमारा पर्यावरण का जो है वो संतुलन बना रहता है। तो वन नहीं होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। और हम तो अपनी बर्बादी देखेंगे, हमारे जो आगे पीढ़ी आएंगी वो कहेंगे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे सत्यानाश किया, हमारा विनाश करके चले गए, वो रोएंगे। वो आप इसको कृपया अपने दिल में इसको डाल दें, अपने दिल में इसको किसी गांठ बांध दें, दिमाग में इसको रख लें कि आइंदा जो है आपने वनों की रक्षा करनी है। और वन के जो दरख्त हम चोरी छुपी काटते हैं ना, वो कभी नहीं काटनी है। और अगर कोई काटता है तो उसको रोकना है। मैं आपको हिमाचल की एक मिसाल देता हूँ। लाहौल स्पीति में महिला मंडल, मर्द थोड़े हमारे जो है ना वो इतने जागरूक नहीं होते जितनी हमारी महिलाएं जागरूक होती। तभी आज हम कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आनी चाहिए। वहाँ की महिलाओं ने ऐसे सख्त कानून पास किए हैं कि कोई अगर आदमी जाके दरख्त काटता है लाहौल स्पीति में, उसका इतना भारी दंड रखा हुआ है। उसको एक बकरा खिलाना पड़ता है और वो घी के सत्तू खिलाने पड़ते हैं और फिर पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके उसको वो बरादरी में शामिल करते हैं। बड़ा बड़ी दंड रखा हुआ है वहाँ। जो वो कोई आदमी जो वृक्ष जो नहीं काट सकता है, वो सारा काम वहाँ पे महिलाओं ने किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रावधान मैं चाहता था कि ऐसे कोई इस पंचायत में कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दीजिए। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूँगा कि वो ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो कि भाई इस पंचायत के जो जंगल है, ठीक है ना, कोई नहीं काटेगा, उसकी रक्षा की जाएगी। अगर कोई काटेगा तो उसको जो है वो पंचायत जो वो जुर्माना तो करती है, पर उसका थोड़ा तिरस्कार किया जाएगा। इस तरह का ये यहाँ पे चले मुहिम तो अच्छी बात होगी। दूसरा मुद्दा है रोज़गार का। वो भी एक बड़ी भारी समस्या है इस वक्त सारे देश में, सारे प्रदेश में, गांव-गांव में बेरोज़गारी की समस्या है। अब आपको मैं पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, काफ़ी प्रसार हो गया। स्कूल खुल गए है ना, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमारे कॉलेजेस भी नज़दीक आ गए हैं। तो काफ़ी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। और जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। वो रोज़गार की तलाश में नहीं, नौकरी की तलाश। फ़र्क है रोज़गार और नौकरी में। नौकरी लग जाएगी तो रोज़गार है, लेकिन नौकरी लगनी कहाँ से है, नौकरियाँ कहाँ हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी एक सर्वे हुआ था 2018 में रेलवे ने 9000 पोस्टें एडवर्टाइज़ की। सुनने वाली बात है, 9000 पोस्टें एडवर्टाइज़ की। उसके लिए 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस आई, 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने उसके लिए अप्लाई किया। सोचिए 9000 एप्लीकेशन में 2.5 करोड़। कितना बुरा हाल है, कैसे क्या हुआ, इतना बुरा हाल है देश का। उसके बाद क्या हुआ,
यूपी में 500 पोस्टें निकली उसकी चपरासी के लिए 500 पोस्टों के लिए 23,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। 23,000 में से 22,000 जो थे वो इंजीनियर्स थे। 23,000 में 22,000 इंजीनियर थे। अब चपरासी के पोस्ट के लिए इंजीनियर जा रहे हैं, और उसमें 500 जो थे पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर थे। तो इतना बुरा हाल है नौकरी का। और उसके आगे देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 पोस्टें वेटर होते हैं ना होटलों में जो खाना खुना सर्व करते हैं, ऑर्डर भी लेते हैं और सर्व करते हैं, वो क्लास सबसे नीची पोस्ट है। वो 15 पोस्टें निकाली और 7,000 ने अप्लाई किया उसके लिए। 7,000 लड़कों ने अप्लाई किया और सारे के सारे ग्रेजुएट थे वो। जब इतना बुरा हाल है, नौकरी कहाँ मिलेंगी यार? नौकरी के बारे में भूल जाओ। हाँ, रोज़गार है, रोज़गार आपके द्वार के पास है, आपके घर के पास है, आपके घर के थोड़े दूर भी है, लेकिन हम उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा रोज़गार जो है वो हमारी ज़मीन है। अब हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो वो हाथ से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, वो खेती बाड़ी का काम नहीं करना चाहते हैं। वो खेती बाड़ी के काम की मैं आपको 2 मिसालें अभी बताता हूँ। कोई 2 साल पहले टिकरी में मुझे इस तरह की सभा में जाने का मौका मिला। वहाँ एक नौजवान लड़का था, उसके गले में एक कैमरा था। वो मेरे पास आया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने कहा, बेटा तू क्या करता है? मैंने कहा, तू पत्रकार है? नहीं जी बोले मैं किसान हूँ। अच्छा, मैंने कहा आपने पढ़े कितने हैं? उसने M.Com की हुई थी। M.Com करने के बाद मैंने कहा, भाई M.Com करने के बाद आपने ट्राई नहीं की कोई नौकरी वोकरी कहीं बाहर करते, कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते? बोलते क्या करनी नौकरी? मैं अपनी खेती में मटर उगाता हूँ, आलू उगाता हूँ, सेब लगाए हुए हैं, मैं बड़ी सी मुझे आमदनी हो रही है, मैं काहे को नौकरी करूँगा? मैं अपने हाथ से काम कर रहा हूँ। बताइए, इतना पढ़ा हुआ आदमी, लेकिन उसने हाथ से काम करना ठीक समझा। अब हम हाथ से काम नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा हमारा, सोचिए आप। इसके बाद मेरे पास एक मैंने वो देखा, हमारे क्रिया में एक गुज्जर आता है। अब गुज्जरों की हालत आपने देखी हुई, सिर्फ दूध ही पैदा कर रहे हैं। अरे दूध से उठेंगे वो? नहीं उठ रहे हैं वो गुज्जर आता है, गुज्जर वो सब्जी लेके आता है, और वो हमारे घर में 4-5 दिन के बाद रेगुलरली आता है। वो उसको मैं पूछता रहता हूँ। उसका बाप मेरा दोस्त था, जब मैं वीडियो में ला था तो मेरा दोस्त था वो। इस तरह से उसके साथ मेरा एक तरह का रिश्ता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा तू सब्जी लाता है, ये बता तुमने कितने बीघे में सब्जी लगाई हुई है? कहता है जी 2 बीघे में। और मैंने कहा और क्या किया तू? कहता है मैंने कुछ ये लूचे लगाए हैं, कुछ बादाम लगाए हैं, कुछ ये पीनट लगाया हुआ है, कुछ कीवी लगाई है, कुछ अनार भी लगाए हैं। इस तरह बोले मैंने, ये इस तरह के वहाँ वो सेब नहीं होता है, ये लगाया है मैंने, नींबू भी लगाए हैं। कहता है मैं महीने में, साल में मेरी 2 लाख रुपये मेरी इनकम है, सब्जी से मेरी 1 लाख रुपये इनकम है। अब देखो, काम हाथ से काम कर रहे हैं। हाथ से अगर हम काम ही नहीं करेंगे, हमारे पास ज़मीन है, अरे आप मटर लगाइए, आलू लगाइए, जो है ना, बीन लगाइए, भिंडी लगाइए। ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए तो सलूनी का ये एरिया माना हुआ है, लेकिन हाथ से काम क्यों नहीं करेंगे भाई? हाथ से काम नहीं करेंगे। खेती के अलावा और क्या है, और क्या रोज़गार है? गांव में जो है मिस्त्री का काम है, कारपेंटर का काम है, लोहार का काम है, दर्जी का काम है, नाई का काम है, ये सारे काम है। इससे पीछे क्यों हटना भाई? इसमें शर्म किस चीज़ की है? शर्म किस चीज़ की है? तो ये सारे काम है। फिर खड्डी का काम है, और फिर आपका ये फिटर होता है, ये नाड़ी नूड़ी का, वो बड़ा अच्छा काम है। इलेक्ट्रीशियन का काम है, ये सारे काम है ये, ठीक है ना? ये आप सारे काम कर सकते हैं। काम कहीं भी काम मिले, और कहीं काम ना मिले तो गारंटी में काम है। और गारंटी में भी काम नहीं मिले तो अरे लोगों को इतनी मांग है मजदूरों की, मजदूर मिलते नहीं हैं, तो मजदूरी क्यों नहीं करनी है? वही तो रोज़गार है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे भाई, हम बर्बाद हो जाएंगे। पैसा कमाओ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर तरक्की करनी है, उठना है, अपने परिवार को उठाना है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा क्यों नहीं कमाएंगे?
पैसे के लिए आपके पास है, मौके हैं, पैसे कमाने के मौके हैं, लेकिन हम हाथ से काम नहीं करना चाहते। अब हालात ये है कि बुजुर्ग जो घर में हैं वो तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, बच्चे काम नहीं करते हैं। अब जो माँ बाप जो हैं वो जब नहीं रहेंगे तो उन खेतों का क्या हाल होगा, बताइए रुचि, अब क्या हाल होगा। बुढ़ा बुढ़ी तो काम आज भी कर रहे हैं, आज भी इसमें कई लोग होंगे बुढ़ा बुढ़ी अगर है यहाँ पे वो काम करते होंगे, उनके ना तो लड़के काम करते हैं ना उनकी बहुएं काम करती हैं। तो ये बहुत बहुत बुरी मतलब ये है। और देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे, घर में आमदनी नहीं होगी तो क्या होगा। जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं और वो सिर्फ नौकरी के उसमें रहेंगे, नौकरी तो मिलनी नहीं है ना, और हाथ से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, परेशानी होगी। फिर माँ बाप शादी कर देंगे, है ना, शादी कर देंगे तो बच्चे भी हो जाएंगे तो और परेशानी बढ़ेगी, है ना। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए सहारा लेंगे, फिर वो नशे का सहारा लेंगे, तो फिर क्या, और भी बर्बादी। फिर बीवी का घर जो है, बीवी पे पूरे अत्याचार होंगे, बच्चों पे अत्याचार होंगे, घरेलू हिंसा होगी, वो घर जो है वो जन्म बन जाएगा, वो नरक बन जाएगा। वो हमारे घर आजकल ग्रामीण के क्षेत्रों में हमारे घर जो है वो नरक बनते जा रहे हैं। वो हर घर में लड़ाई है और ये लड़ाई शराब की वजह से ही है। तो काम तो करना होगा, काम से पीछे मत हटो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे समाज के, दलित समाज के संत हुए एक बहुत बड़े संत रविदास, गुरु रविदास जी, आपने शायद नाम सुना होगा। वो एक बड़े विद्वान हुए, एक बड़े बड़े कवि हुए, वो धार्मिक गुरु हुए, वो है ना, जो प्रभु की उसमें भक्ति में लीन रहते थे। और उनको सारे पंडित सारे और उनके राजे महाराजे उनको मानते थे। जब वो चलते थे तो उनके आगे वो छतरी लेके चलते थे, वो है ना। उनकी माँ रानी उनकी चेली थी, मीरा उनकी चेली थी। तो वो हमें एक संदेश दे गए हैं। उन्होंने 2-3 बातें बताई हैं, सुनने वाली बात है। उन्होंने एक तो ये कहा कि काम करते रहना भाई, काम मत छोड़ना। उन्होंने काम नहीं छोड़ा, वो जूते बनाने का काम और चमड़ा रंगने का काम करते रहे, जबकि वो उनको सारा समाज सर पे उठाता था। वो तो क्या उसको काम को छोड़ नहीं सकते थे। वो इसलिए करते रहे। उन्होंने अपनी जो सारी बरादरी थी, दबी बरादरी, उनको बताया कि भी काम करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। काम नहीं करोगे तो भूखे मरोगे तो तुम गुलाम बन बनोगे। तो ये वो बता गए हमें कि भी काम करना चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही थी कि अगर आप कहीं सफ़र पे जाते हो तो अपने साथ वो औजार लेके चलना। औजार के कहीं आपको पैसे ज़रूरत पड़ते वहीं बैठ जाना, वहीं काम करना शुरू कर देना और आप पैसे कमा लेंगे और आपको मतलब है रोटी रोजी जो मिल जाएगी। वो तो इस तरह से काम का जो हुआ है वो हमें संदेशा देगा। तो काम इतने बड़े महान आदमी उन्होंने काम करते रहे, तो हम लोगों को क्या तकलीफ अभी, क्यों शर्म आती है हमें हाथ से काम करने। हाथ काहे को दिए हुए हैं, ये काम करने के लिए दिए हुए हाथ ये लगाओ भाई। तो ये 2 मुद्दे थे, इन पर मैंने थोड़ी आपको बैकग्राउंड दे दी। इसके बाद बाकी वक्त हैं वो भी बोलेंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी, जय हिंद। धन्यवाद। प्रधान ग्राम पंचायत श्री भक्तराम जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी यहाँ इस सभा में जो है स्वागत करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा माननीय श्री गुरुराम जी से कि वे मंच पर आएँ और 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखें। मैं विधानसभा अध्यक्ष केएल शाह का और हमारे कल्याण सभा के मेंबर उनका और भाई बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी इन्होंने कहा वो बहुत विस्तार से बता दिया आपको। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने काम करना है वो बेरोज़गार नहीं है। भगवान ने उस आदमी को हाथ पैर सब कुछ दिया हुआ है। वो कोई भी रोज़गार खुद ज़मीन वाला है ज़मीन से कर सकता है, या ज़मीन कम है तो और कर सकता है, पर उसने ये शौक़ से प्यार से अपने मन से सोचना है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ।
जो इस संसार में आया है, जब वो बालक हो जाता है तो बालक होने के बाद उसको अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा रोज़गार सोचना, शौक़ से सोचना करना, वो बेरोज़गार नहीं है। रोज़गार तो भाई साहब अपने आप इंसान खुद ले सकता है, पर उसको सिर्फ शौक़ होना चाहिए। देखना है इंसान जो भी इस धरती में आया, उस आदमी को सब पता है कि अपने अपने परिवार का कि भाई हमारी समस्या क्या है। उनको ये भी पता है हमारी ज़मीन कितनी है, तो ज़मीन में सब कुछ हो सकता है। ज़मीन में सब कुछ होने के बाद सारा पालन पोषण, देखो ना, ज़मीन से संबंध है, गाय का संबंध है, भैंस का संबंध है, पैरों का तो जंगल के साथ भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रोज़गार ही है। पर हमारे लोग जो हैं, लड़के जो जवान हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। काम करेंगे शौक़ से तो काम उसको मिलता है, मिलेगा। काम करते नहीं है ना वो। तो ऐसा है कि जंगल है, जंगल में जो लकड़ी के बारे इन्होंने जंगल के बारे में बताया, जंगल ही हमारा स्वास्थ्य है, जंगल ही हमारा सब कुछ है। जंगल से ही सब कुछ, जो वातावरण है इसी से ही हमारा जीवन है। तो जंगल में जो लकड़ी जंगल में या खेत में जितने भी आबादी वाले यहाँ के लोग हैं, फलदार दरख्त लगाओ, और अपनी ज़मीन में जगह है तो फॉरेस्ट से दरख्त लेकर लगाओ। मैं वहाँ सरौल का रहने वाला हूँ। मेरे पास ज़मीन है 10-15 बीघे, 8-9 बीघे भी ज़मीन में हर साल मैं 25-30-50 बूटे फॉरेस्ट के लेकर लगाता हूँ। कुछ काट भी लेता हूँ, आगे लगते रहते हैं। इस बार भी मैंने 50-60 बूटे और भी लगाए। तो लगाता रहे तो ये आदमी को रोज़गार जो है खुद अपने लिए करना है। तो आदमी को अपने आप ही सोचनी है चीज़ कि रोज़गार, अब आदमी को नौकरी मिलने की संभावना कोई नहीं है, तो अपने आप ही ऐसा करना चाहिए। मैं सभी का यहाँ हाजिर होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। 2 लफ्ज़ से मैंने कह दिए, ठीक है। धन्यवाद जी। गुजारिश करूँगा विजय कुमार जी से कि वे मंच पर आएँ और अपना वक्तव्य दें। विजय कुमार जी। परम आदरणीय श्री कृष्णलाल शाह जी, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला चंबा के अध्यक्ष, इस पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, श्री गुरु रविदास सभा चंबा के प्रधान श्री जितेश्वर सूर्य जी व सभी उपस्थित समुदाय के प्रबुद्ध लोग, साथियों, बहनों, माताओं, आज एक बहुत अच्छा विषय शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन चंबा ने वन विभाग के सौजन्य से चुना है। ये विषय वन और रोजगार हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार में जितनी भी प्रजातियां हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक सोचने की बात सामने आ रही है कि हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। परंतु ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पर्यावरण का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। तो इस वर्ष, पिछले वर्ष से अगर ध्यान में दें तो पिछले वर्ष बरसातों से लेकर के आज 2019 मार्च का आधा महीना जो है वो बीत चुका है। ठंड जो है जाने का नाम नहीं ले रही है। बर्फ़ को इतनी भारी नहीं पड़ी, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि चंबा शहर में भी इतनी बर्फ़ पड़ती थी।
कि घर के दरवाजे तक बंद हो जाते थे। ऐसी स्थिति आज नहीं हुई। फिर भी आप कहीं जंगलों की तरफ चले जाओ, हम भी रास्ते में देखते आ रहे हैं कि जंगल के जंगल, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ इस तरह से गिर गए हैं कि देख कर के हैरानी हो रही है। जिन पेड़ों की उम्र अधिक से अधिक अगर मापी जाए 300-300 साल, 400-400 साल, और उससे नीचे उतरते चले आए तो साल, 2 साल, 3 साल के बड़े बड़े पेड़ों के साथ उन पेड़ों का भी नुकसान हुआ। कोई भी स्थान ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर घारें ना लगी हों, जहाँ पर पहाड़ खिसक ना गए हों, रास्ते बंद ना हुए हों। तो वास्तव में वो जो लोग कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरे विश्व में, जिस कारण हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं, पता नहीं चलता है, नदियों में इतना पानी आ जाता है, नालों में इतना पानी आ जाता है कि उसकी रोकथाम के लिए कोई भी तरीका जो सरकारों द्वारा अपनाया जा रहा है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन किया, विचार किया, तो जहां विकास की ज़रूरत है, जहां सड़कों की ज़रूरत है, सड़कें बन रही हैं, कहीं पर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहीं पर छोटे छोटे मकान होते थे वो बड़े मकान बन रहे हैं, जहां एक मकान में एक परिवार रहता था, आज परिवार के एक सदस्य के लिए एक अलग सा मकान बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि खुदाई भी हुई है, कहीं सड़कों के निर्माण हुए तो जो विभाग द्वारा या इंजीनियरों द्वारा उस मिट्टी को कहीं एक स्थान पर एकत्रित करना था, उसे वहाँ एकत्रित ना करके और जहाँ पर खुदाई हुई वहीं वो मलबा डाल दिया गया, और वो मलबा कच्चा होने के कारण वो घार का रूप बन गया, और उस कारण कई परेशानियां, खेत बह रहे हैं, कुछ और परेशानियां पैदा हो रही हैं। जहां सरकारों ने वन विभाग के माध्यम से, सॉइल कंजर्वेशन विभाग के माध्यम से, एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से, या सबसे निचले स्तर पर देखें पंचायत के माध्यम से ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि जिन योजनाओं का सीधा असर मानव, जंगल और जमीन के साथ रहा, परंतु वो योजनाएं कागजों में कुछ और बनी, और जहां इम्प्लीमेंट होने की बारी आई वो किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट हुई। मनरेगा जैसी योजना जिसमें अधिकतर अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया, और ग्राम पंचायत से सुप्रीम जो थी वो ग्राम सभा बनाई गई। ग्राम सभा का तात्पर्य ये हुआ कि अगर पंचायत में 5, 7 या 9 वार्ड मेंबर होते हैं, एक उप प्रधान होता है और एक प्रधान होता है, ये बना करके एक पंचायत बनती है, और इससे हट करके थोड़ा सा आगे निकले तो एक पंचायत समिति बनती है, जो 2 पंचायतों में या 3 पंचायतों में एक प्रतिनिधि होता है, और इससे भी थोड़ा हट करके आगे निकले तो जिला परिषद का गठन होता है। कहीं 10 पंचायतों में, कहीं 12 पंचायतों में, कहीं 15 पंचायत में एक जिला परिषद का नुमाइंदा चुना जाता है, और उसको मिलाकर के जो है
और पंचायती राज के नाम से उस संस्था को जाना जाता है। और वो जो सबसे सर्वोत्तम इन पंचायतों से ऊपर हट करके आगे बढ़ करके एक ग्राम सभा होती है, जो ग्राम सभा में हर परिवार का आदमी उस पंचायत में ग्राम सभा का सदस्य रहता है। और ग्राम सभा का सदस्य पंचायत में जाकर के ये जो सरकारों के द्वारा कई हजार करोड़ रुपया, कई लाख करोड़ रुपया जो है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए भेजा जाता है, तो गांव का एक, चाहे वो किसी भी जाति का सदस्य है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो किसी अपर कास्ट से है, चाहे वो किसी निम्न कास्ट से है, उसका समान अधिकार जो है उस ग्राम सभा में रहता है। और वो ग्राम सभा का सदस्य अपने गांव के लिए, अपने वनों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने खेत और खलिहान के लिए योजना बनाता है। जैसे ही वो पैसा पंचायत में आता है और वही ग्राम सभा का सदस्य जो है उस योजना को जो है लागू करता है। तो उसी योजना में एक मैं उदाहरण दूं कि भूमि सुधार का मान लो कार्यक्रम आता है। हमारी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि हम प्रधान के आगे पीछे घूम करके, वार्ड सदस्य के आगे पीछे घूम करके जो एक भूमि सुधार का कार्य था उसको एक डंगा लगा करके उस कार्य को निपटा देते हैं। और उसकी एमबी होकर के वो पैसा हमारे जो साथी उसमें काम करते हैं, कहीं मजदूरी के रूप में, कहीं वो कोटेशन के रूप में हमारी जेब में चला जाता है। जो भूमि सुधार का कार्य था वो धरा का धरा रह जाता है। भूमि सुधार का तात्पर्य ये निकलता है कि जो हमारी बंजर भूमि है, जिसमें कहीं उपज नहीं हो रही है, जिसमें कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसमें कहीं सही तरीके से जो है वो फसल तैयार नहीं हो रही है, उसको समतल करना है, उसको सही तरीके से बनाना है। और अगर हम उस पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे रोजगार के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार कहीं वन लगाने के कार्य होते हैं, वो भी एक कागजों में रह जाते हैं। और जिसका एक सक्सेस रेट जो है, अगर वही जो वनों के साथ जुड़ा हुआ कार्य है, अगर हम मान लो अपने घर में कहीं पौधे लगा रहे हैं तो हम उसकी कितनी देख रेख करते हैं, कितनी उसकी केयर करते हैं, हम सभी जानते हैं। उसके लिए हम बोझा उठा करके, किरड़ में मैल डाल करके, खाद लेकर के, हाथ में दराटी लेकर के, कैंची लेकर के उस पौधे को किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं। परंतु जो वनों की बात आती है तो हमारी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती है, हमारे हाथ चलना जो है बंद हो जाते हैं। ये जो वन लगे हुए हैं, ये इस वन से हमें कई तरह के लाभ होते हैं, परंतु उस लाभ को ना लेकर के जहाँ उसकी जिस प्रकार हम जो फ्रूट के पौधे होते हैं उसकी काट छांट करते हैं, उस तरीके से वनों की काट छांट नहीं की जाती और कुल्हाड़ा जो है बुरे तरीके से चलाया जाता है, जिस कारण जो है ये वन भी तबाह हो रहे हैं। जो वन्य प्राणी हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। और जो वन्य प्राणी जहाँ वनों में उन्होंने अपना वास करना था, वनों से अपना भोजन तैयार करना था, वही वन्य प्राणी हमारे खेत में आकर के हमारी फसल को उजाड़ करके ले जा रहे हैं। तो आज ये मौका मिला है तो मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ, पंचायत प्रधान हमारे बीच में है, उप प्रधान हमारे बीच में है, कि इसी पंचायत से ये शुरुआत करें कि जो भी सरकार के द्वारा हमें पैसा मिलता है उसका सही तरीके से वनों में हम इस्तेमाल करें, सही तरीके से भूमि सुधार के लिए हम इस्तेमाल करें, सही तरीके से जहां एक पंचायत की जिम्मेवारी बनती है कि कहीं सड़क निकल रही है, निकलना जरूरी है, परंतु पंचायत प्रतिनिधियों को, प्रधानों को, उप प्रधानों को, वार्ड सदस्यों को ये जानकारी विभाग से लेना अनिवार्य है कि सड़क का जो मलबा निकलेगा उसे कहाँ डंपिंग साइड दी गई है, और जहाँ पर वो डंपिंग साइड होती है वहाँ पर जाकर के उस मलबे को रखा जाए। और मलबा
तो रखा ही जाए। उसके लिए भी सरकार ने अलग प्रोविज़न किया होता है कि वहाँ पर कहीं क्रेट लगते हैं, कहीं डंगे लगते हैं, और वो जो मलबा जहाँ इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर वन विभाग का दायित्व बनता है कि वहाँ पर फॉरेस्ट लगाए, वहाँ पर बूटे लगाए। और जिस गांव के नज़दीक पौधे रहते हैं, जिस गांव के नज़दीक पेड़ रहते हैं, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन पंचायत उस गांव के लोगों को उसका संरक्षक बनाया जाए कि ये अगर 500 पौधा लगा है, आप 50 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, 10-10 पौधे अगर हम उन परिवारों को बांट देंगे कि आपके लिए ये पौधे हैं, आपने इनकी रक्षा करनी है, और वही पौधे आने वाले दिन में हमारे पशुओं के लिए, हमारे दुधारू पशुओं के लिए, हमारे घर में लकड़ी की ज़रूरत के लिए वही पौधे जो है काट छांट करके जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु रहता क्या है, जब हम ग्राम सभा में जाते हैं, प्रधान जी हमने साइन कर ली और हम जा रहे हैं, आप जो मर्जी पास कर लो, है ना, तो उस जगह हमारी भी एक जिम्मेवारी जो है, हम अपनी जिम्मेवारी से मुंह जो है मोड़ रहे होते हैं। प्रधान हमारा सरप्रस्त होता है, प्रधान के सहारे प्रधान को भी आगे लोगों के सहयोग की जरूरत रहती है। जब प्रधान और लोग इकट्ठे मिलकर के इन योजनाओं को जो है आगे सही रूप से लेकर के जाते हैं, तो उसमें वन भी हमारे सुरक्षित होते हैं। जैसे किशनलाल शाह जी ने कहा कि कोई वन का कटान हो रहा है तो उसे रोका जाना हमारी जिम्मेवारी है। कोई सलूनी से पार से आकर के इस इलाके के वन को नहीं रोकेगा, यहाँ के ही लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोका जाए। और आज जो पेड़ ये इतने भारी हजारों की तादाद में गिर करके पड़े हुए हैं, उसके लिए भी हमारी एक योजना जो है सरकार के साथ मिलकर के एक अग्रिम संस्था के रूप में, अग्रिम सदस्य के रूप में हम आगे आए और वन विभाग को साथ लेकर के जो है जहां आज ये पेड़ों का नुकसान हुआ है, उन पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हम कोशिश करें। और नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए इतना दुखदायी हो जाएगा। यहाँ तो हमें जो है शुद्ध हवा मिल रही है, यहाँ तो हमें शुद्ध पानी मिल रहा है। कहीं पंजाब में जाकर के देखो, दिल्ली में जाकर के देखो, बुजुर्गों को सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल जो है ऑक्सीजन जो है लेनी पड़ती है, सिलेंडर जो है साथ घर में रखने पड़ते हैं। और अगर यही अवस्था हमारी यहाँ भी चलती रही तो हम यहाँ भी उन रोगों के साथ ग्रस्त होने वाले हैं। हमारी जनरेशन आने वाला जो पिछला समय था, हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि एक एक बुजुर्ग जो थे, एक आदमी जो था इतना बड़ा बोझा उठा करके वो पूरे के पूरे पहाड़ चढ़ जाता था, सांस तक नहीं फूलता था। आज छोटे छोटे बच्चों में वो सांस फूलने की बीमारियां शुरू हो गई हैं। आज घर में बहनें हमारी खून की कमी के कारण जो है अनीमिक जो है बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, बहनों में खून की कमी आ रही है। कारण क्या है कि पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा है, सफाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और रोजगार घर से ही पैदा होते हैं। जैसे मान लो अगर जिस किसी किसान ने अगर एक अपना बगीचा लगाया है, वो अपने इस बगीचे में पूरा साल भर अपनी गाय या भैंस को हरा चारा जो है खिलाता है, परंतु उस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। रही नौकरी की बात, तो नौकरियों का इन सरकारों ने चाहे एक रहे चाहे दो रहे, सब ने इसको आहिस्ता 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 प्राइवेट सिस्टम में बदलने का कार्य जो आरंभ कर दिया है। और जब प्राइवेट सिस्टम में हम जा रहे हैं, एक समय होता था, हमारे सभी यहाँ बैठे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 2 पैसे 5 पैसे 4 अन्य 2 अन्य 5 50 पैसे इतनी फीस होती थी। और जो किताबें थी हमारी, अगर मैंने किताबें पढ़ ली तो मेरे पीछे जो बच्चा था वो मेरे से पहले आकर के उसके परिवार मेरे माँ बाप से मिलते थे कि ये किताबें मेरा बच्चा 5वीं होने वाला है, इसको दे दो। वो किताबें कहाँ 3-3 4-4 5-5 बच्चे उस किताबों को पढ़ करके जाते थे। आज उन किताबों का बुरा हाल है। अब वो किताबें कागज़ कहाँ से बन रहे हैं, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान कोई नहीं है। वो भी वनों से बन रहे हैं, उस भी वनों के कटान जो है हो रहे हैं, उसमें भी वही इस्तेमाल रॉ मटेरियल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार ये बदलाव आ रहे हैं, उस प्रकार आज ज़रूरत पड़ी है। आज रास्ते में आते हुए किशनलाल शाह जी कह रहे थे कि ऐसे सिस्टम पैदा हो गए हैं कि दूध जो है वो आर्टिफिशियल दूध बन करके आ रहा है, कहीं खाद मिल करके दूध बन करके आ रहा है, कहीं शैम्पू मिल करके दूध बन करके आ रहा है। आज अंडे भी जो हैं वो भी जो है नकली अंडे बन करके हमारे उसमें आ रहे हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाओ कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रह पाएंगे। आज आप अंदाज़ा लगाओ कि किस प्रकार से हमारी आने वाली पुश्तें जो हैं स्वस्थ रह पाएंगी। तो इसके लिए पंचायत को तो जागरूक होना ही है और हर इंसान को जागरूक होना ज़रूरी है। और जागरूकता के लिए जो है पढ़ाई करना ज़रूरी है। और वो पढ़ाई नहीं कि स्कूल में गए, आकर के बस्ता फेंका और बैठ गए। आज इतना भारी कंपटीशन खड़ा हो गया है, तो माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि आज वर्तमान में हम जिंदगी जिए। बच्चे की जिम्मेवारी, आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों की जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस पढ़ाई को सही रूप से करूं। और माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि उन बच्चों को सही टाइम दे। और होता क्या है गांव में जाकर के कि शाम को 100 रुपये 150 रुपये कमाया नहीं, कहीं थड़ी पे जाकर के, कहीं दुकान पे जाकर के 70 रुपये की शराब पी के आ गया, 30 रुपये जेब में, घर में आके लाड़ी की पिटाई कर दी, बच्चों को बदतमीजी शुरू कर दी। कहाँ हमारे परिवार सुखी होंगे? कहाँ हमारी बहनें सुखी रहेंगी? कहाँ हमारी माताएं सुखी रहेंगी? कहाँ ये बच्चे पढ़ेंगे? जब पढ़ाई नहीं होगी सही रूप से, हम कंपटीशन करने के लायक नहीं होंगे, पैसा हमारे पास नहीं होगा, तो यही नस्लें जो है, आज उग्रवाद क्यों फैला हुआ है? आज पूरा विश्व परेशान है, परंतु हम विश्व को नहीं सुधार सकते हैं। हम अपने घर से जो है सुधार का जो है एक मिसाल लेकर के चले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जिसके पास पढ़ने के लिए कहीं लाइट नहीं थी, दीपक नहीं था, तेल के दिए होते थे। और ये शख्स जो है, ये खंबे के नीचे बैठ करके इस शख्स ने पढ़ाई की। और जब ये देश आज़ाद होने लगा तो देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है। इस भारत देश को पहले जो है मुगलों के गुलाम रहा देश ये, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम रहा। और गुलाम होने के बाद जब ये आवाज़ उठी कि इस देश को आज़ाद करवाया जाए, जब इस देश को आज़ाद कराने लगे तो अंग्रेजों ने ये कह दिया कि आपके भारतवर्ष में अनेक जातियां बसती हैं, अनेक धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग यहाँ पर बसते हैं। आप इस समाज को, इस पूरी मानवता को आप इस देश में इकट्ठा कैसे रख पाओगे? इसके लिए काफ़ी समय तक जिद्दोजहद चलती रही। जब अंग्रेजों को कन्विंस करवाया गया नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, कि इसके लिए हम एक संविधान बनाएंगे। और जब संविधान बनाया जाने लगा तो उसमें पूरे देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो है वो बाहर आए, उसके मेंबर बने, कोई अध्यक्ष बना, कोई मेंबर बना, परंतु सब आहिस्ता 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 छोड़ते 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 चले गए। और ये शख्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने अनुसूचित जाति परिवार में जन्म लिया था, गरीब घर में जन्म लिया था, जिसके पास घर में लाइट तक नहीं थी, खंबे के नीचे बैठ करके इस शख्स ने पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई की कि इस संविधान को बनाने में जो है सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा विश्व जो है कहता है। और आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के आगे वोट मांग रही हैं। तो हमारी आज ये जिम्मेवारी बनती है कि जहां हमने अपने आस पड़ोस पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, घर परिवार को सुरक्षित रखना है, वहीं अपने बाल बच्चों की ओर विशेष ध्यान देना है। और बाल बच्चों की जिम्मेवारी बनती है कि आज आपके पास पढ़ाई की ज़रूरत है तो पढ़ाई करो, बाकी फालतू गलत रास्तों पर ना जा करके समाज में एक अच्छे इंसान बनो, एक सही इंसान बनो। और जो घर के मुखिया हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेवारियां रहती है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नशे से दूर रहो। अगर हम नशे से दूर रहेंगे, हमारे परिवार खुशहाल बनेंगे। और हमारे परिवार अगर खुशहाल बनेंगे तो आने वाली पुश्तें हमारी खुशहाल होंगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इन्हीं शब्दों के इन्होंने मौका दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और पंचायत से आग्रह करता हूं, दो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि शुरुआत करो इस पंचायत से कि जो आज मुद्दे यहाँ पर खड़े हुए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसे हमने कैसे ख़त्म करना है, पर्यावरण का संतुलन हमने कैसे बनाना है। आप मिसाल बनो इस इलाके की कि सबसे पहले कोई संस्था यहाँ पर आई थी, जो संस्था ने हमें जागरूक किया था और हमने विभागों के साथ मिलकर के सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए इस लाइट को, इस रोशनी को हमने आगे से आगे लेकर के जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय आचार्य योगराज जी से कि वे 2 मिनट के लिए मंच पर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप राय जी का। समय क्योंकि कम है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
केवल गागर में सागर भरने वाली बात करना ही यहाँ से उचित रहेगा। मंच पर विराजमान समस्त बुद्धिजीवी और यहाँ पंडाल में पधारे हुए स्थानीय हलका के समस्त लोग, आपके बीच में आके बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और ये जो माननीय विजय जी ने बहुत विस्तार से हमें वनों के बारे में, इनके लाभ या इनके संरक्षण के लिए समुच्चा जानकारी प्रदान की है। अब कहने के लिए तो कुछ बाकी नहीं मैं से समझता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वनों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। हम इनकी रक्षा के लिए दक्षित होकर के प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस छोड़ी जाती है उसको ये वन, भोले भाले वृक्ष ये चुपचाप उसको स्वीकार करते हैं और हमारे लिए जीवनदायिनी गैस जो ऑक्सीजन है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, हमें अनमोल जीवन प्रदान करती है, उस ऑक्सीजन गैस को हमारे लिए छोड़ते हैं। तो हम इन वनों के निरंतर आभारी हैं, आभार व्यक्त करना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी रक्षा करते रहे, उसकी देखभाल करे। इनके संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप रहेगा। और अगर ऐसा हम करते हैं, एक संकल्प ऐसा मन में लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वन ख़त्म होने के कगार पर जाएं, अपितु निरंतर बढ़ते जाएंगे। प्रत्येक प्राणी को आज आवश्यकता है कि इस संकल्प को मन में लें, तभी ये हमारी आज की जो ये चर्चा है, विचार विमर्श जो हमारे बीच में एक दूसरे का साझा हो रहा है, ये हमारा जो कदम है ये साकार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, सभी प्रबुद्ध जन हैं, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। आस-पास से अब स्कूल जो हैं आस-पास ही हैं, तो सभी खासकर लड़कियों को जरूर स्कूल भेजें, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ जाएगी तो दो परिवार जो हैं वो पढ़ जाते हैं। एक तो वो जो जहाँ पैदा हुई है और जहाँ उसकी जो है वो शादी की जाएगी। तो एक बात से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा कि बच्चियों को जरूर अवश्य जो स्कूल भेजें। मैं आग्रह करूँगा अब प्रधानाचार्य श्री जितेश्वर जी से कि वे चंद मिनट के लिए मंच पर आए। धन्यवाद अनूप जी। सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन। आज बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हम यहाँ कुछ ऐसे विषयों को लेकर के एकत्रित हुए हैं जो हमारे समाज, हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज का अर्थ ये नहीं कि हम किसी विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं। हमारा समाज, पूरा देश जो है वो हमारा समाज है। हर वर्ग के लोग इस देश में रहते हैं और हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार के साथ जीने का जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से मिला है। जो मुख्य मुद्दा इस बैठक का है, जैसे शाह जी ने सबसे पहले यहाँ पर चर्चा की वनों के बारे में, आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं, बल्कि आप इस बात से हम लोगों से ज़्यादा परिचित होंगे कि इस वर्ष जो भारी बर्फबारी के कारण या वर्षा के कारण जो हमारे वनों को जितना नुकसान पहुंचा है, वो शायद, जहाँ तक मैं अपनी बात करूं, मैंने भी अपने जीवन में इतना नुकसान नहीं देखा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केवल
मात्र सरकार ही प्रयास करे और उससे ये भरपाई हो पाए तो शायद ये भी संभव नहीं। हम सबके मिले जुले प्रयास जो हैं वो इस भरपाई को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो विभिन्न कार्यक्रम वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। कई नारे बच्चों के मुखारबिन से आप सुनते होंगे कि वनों से वायु, वायु से आयु, या पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। इसके अतिरिक्त हमने पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, नारे जो हैं वो पर्यावरण दिवस के अवसर पर या वन संरक्षण दिवस के अवसर पर अक्सर बच्चों के मुखारबिन से सुनने को मिलते हैं। तो ये जो नारे हैं, ये जो स्लोगन्स हैं, ये केवल मात्र जोर जोर से कहने से हम इस लक्ष्य को हल कर पाएंगे, इस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि ये जो नारे हैं ये हमें जागरूक करने के लिए होते हैं। आप लोग, मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा जागरूक जो है वो गाँव के लोग होते हैं। ये भली भांति जानते हैं कि इनके लिए जो पेड़ हैं वो कितना महत्व रखते हैं। और ये जागरूकता का जो अभियान होता है वनों के बारे में या पर्यावरण के बारे में, ये इनको और ज़्यादा इसके लिए जागरूक करता है और उत्साहित करता है, ताकि ये पूरे जोश के साथ, क्योंकि शहरों में आप भली भांति जानते हैं कि शहरों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पेड़ पौधारोपण या पेड़ जो है वो लगाए जा सकें। तो इसके लिए जो गांव है हमारे, वो इसमें ज़्यादा अपना सहयोग देते हैं और आने वाले समय में भी इन्हीं का जो सहयोग है वो अधिकतर रहता है। जो दूसरा मुद्दा शाह जी ने इस बैठक में रखा है वो रोजगार से संबंधित है। जहाँ तक हम रोजगार की बात करें तो रोजगार प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे किसी भी प्रकार का रोजगार करने में हम सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी रोजगार को हमने चलाना है, वो चाहे घर में भी अगर हमने रोजगार चलाना है या शिक्षा हासिल करने के उपरांत सरकारी रोजगार में अगर हमने जाना है, तो उसके लिए शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अनूप राय जी ने अभी बात रखी है लड़कियों को शिक्षित करने की, और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो उससे एक परिवार जो है वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को शिक्षित करती है, जहाँ वो पैदा हुई और जहाँ पर उसकी शादी होगी। क्योंकि जहाँ शादी होगी उसके बाद उसकी अपनी संतान होगी, या वहाँ पर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको वो किस तरह से नए वातावरण में वो अपने आप को किस तरह से ढालेगी और अपने आने वाली संतान को वो किस तरह की राह देगी, उसके लिए उस लड़की का शिक्षित होना अति आवश्यक है। तो शिक्षा हासिल करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी शिक्षा पे बहुत ही बल दिया है, और इनका जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो मूल मंत्र है ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने केवल दलित वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जो शोषित जो वर्ग था, जो दबे कुचले लोग थे, उन लोगों के लिए कार्य किया। वो चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, वो चाहे दलित वर्ग के हों, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो केवल दलित महिलाओं के लिए काम नहीं था, वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से महिलाएं थी उनकी क्योंकि नारी शक्ति को जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की जो संविधान में उन्होंने प्रोविजंस रखे हैं, जो प्रावधान संविधान में रखे हैं, वो बाबा साहब की ही देन थी। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो हमारी महिलाओं की समाज में या हमारे वर्ग में किस तरह का स्थान होता था, वो उससे हम भली भांति परिचित हैं। और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारे बहनों के, हमारी महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, उससे भी हम भली भांति परिचित हैं। तो आज के इस जो हमारा जो कार्यक्रम यहाँ का था, जिस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर आए थे, मैं उस पर अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये अनुरोध करूँगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर आए हैं, आपके साथ दो चार बातें करके चले जाएंगे,
लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा, मैं शाह साहब से भी ये अनुरोध करूँगा कि आपकी जो समस्याएं यहाँ पर हैं, जिस भी प्रकार की समस्याएं आप लोगों की है, एक कम से कम आधे घंटे का एक ऐसा सेशन रहे कि आप अपनी जो बात है वो हम लोग, क्योंकि हमने तो आप तक अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन आपकी जो बात है उसको हम तभी सुन पाएंगे जब आप हमारे साथ अपनी बात को साझा करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम आधा घंटा का जो सेशन है वो हमारा विचार विमर्श का सेशन रहे, जिससे आप लोगों की बात जो है वो हम तक पहुंचे और हम आप लोगों की बात जो है वो उसको आगे पहुंचा सकें या उसका निवारण हम यहाँ पर कर सकें। तो एक बार फिर से सभी यहाँ पर उपस्थित सदस्यों को जय भीम, जय भारत। और अंत में मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के पंचायत प्रधान माननीय श्री भगतराम जी, अनुसूचित वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य गणों का अपनी यहाँ पंचायत में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो इन्होंने पर्यावरण के बारे में जानकारियाँ दी, बहुत ही अच्छी मतलब विचार रखे वनों के बारे में, पर्यावरण के बारे में और अन्य कई बातें बताई हमें ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ऐसे विचार हमें सुनने को मिले। इसी के साथ मैं वेलफेयर कमेटी अनुसूचित जाति का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। मैंने कहा मैं इसकी फीस कहाँ से दूँगा। बूटा लगा दिया, 5 साल का बूटा हुआ, मुंडा 10वीं हो गया। और भी कोशिश कर रहा है बूटे लगाने की। हमारे बंदर थे पे 60-65 साल, 2,500 बंदर। धार गला का जंगल खुला है, वहाँ फेंक दो, खेती खाता है बंदर। आलू लगाया उसको तोड़ करके खा जाता है। 3,000 बंदर है, कौन पाहेगा उन हमारी खेती सारी हो जाती। ये फॉरेस्ट ने जगह जगह से लाए, शहरों से लाए। हम गरीबों के जंगल में, धारगला का जंगल खुला है, उसमें फेंक दिया। अब 2,500-3 हजार बंदर हो गया। 10-12 कन्नी है, एक चौकीदार बैठा है, उसने तो रोटी खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। एक पाल्टी चले गई, दूसरी आ गई, उसने रोटी कहाँ खाना। 300 बूटा था मेरा और सारा फ्रूट देता था, 10-10 क्विंटल माल देता था। एक बूटा उजाड़ दिया उन्होंने। एक बूटे से छलांग लगाना, दूसरे बूटे पर जाना है, फाड़ करके। एक तो सेब का वजन है, दूसरा उसने छलांग मार दिया। टंबे लगाए थे, कुछ किया था, सारा उजाड़ दिया। अभी मैं नंगा अपनी पूरी उम्र की कमाई वहाँ फेंक दी और अपने घर में रहता है। आज मुझे रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, कहाँ से। लड़का पढ़ रहा है, किसी आदमी से पैसा कर्जा लिया है। लड़का लगेगा तो तेरा देगा, नहीं लगेगा तो 2 और ज़मीन के हैं, उनको भी मैं तुझे दे दूँगा। इसलिए इसी तरीके से मेरा लड़का पढ़ रहा है। आज मेरा बगीचा होता, मैं क्यों दर दर घूमता। मेरा 300 पेड़ था, जो कि 15-16 साल का पेड़ था, सारा उजाड़ दिया बंदरों ने। मैं तो रोने मिट्टी से मिल चुका हूँ, गरीब आदमी है। आज देखो ये 40 टोल नगर है, बंदर एक रास्ते द्वारे में जाता है, दूसरे रास्ते निकलता है, बच्चों को भी मार देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की आंख निकाल देता है, किसी को पचोर देता है। क्या करना है बंदर को, कहाँ जाना है। भारी हनुमान जाति का है, जिसने लंका को उजाड़ दिया वो हम गरीबों को छोड़ेगा यहाँ। कहता है पाकिस्तान का उग्रवादी। वो एक आया, कहीं उसको मार दिया, चाहे उसको रोटी खिलाया, कपड़ा खिलाया, तो वो तो मान जाएगा। 2,500 हमारे गांव में उग्रवादी है, उनको क्या करना है। गरीब आदमी को उखाड़ दिया है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई चर्चा नहीं है। कोई भी भाषण देता है। अभी आपने तो बोला है कि यहाँ बंदर खेती में कुछ नुकसान पहुँचाता है, कोई नहीं बोला आपने, ये मैं बोल रहा हूँ।
सारी खेती उजाड़ दी। अब हम खाली के खाली हैं, ये सच्चाई की बात है। जय हिंद साहब, मेरी ये पुकार जहाँ फुर्ती है वहाँ पहुँचा। बिल्कुल लोगों की जान भी ये ठीक है। अगर ऐसी लोग बोला कि किसी प्लांटेशन पे जो करो असर करने अगे भी आबादी आनी ना करने से सब टाइमिंग तो कोई भी बोलेगा कल का नहीं। हाँ जी, सिर्फ 2 टाइम नहीं से GTV। हाँ GTV नहीं